हेलो मैम, मेरी ननंद आई है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनका बेटा 3 साल का है, मेरे 5 साल का। मैम वो मेरे बेटे को बहुत मार देता है, कुछ भी उठाकर फेंक देता है उसके ऊपर, दांत काट लेता है, टी शर्ट खींच लेता है और भी एटसेट्रा। बट मैं उसे डांट देती हूँ थोड़ा सा, कहीं ननंद को बुरा ना लग जाए। बट वो किसी से भी नहीं डरता, जो बोलेगा चाहे उसकी मम्मी उसे भी मार लगता है। मैं क्या करूँ, अपने बेटे को ही समझाती हूँ और हबी भी। बट मेरा बेटा अब कहने लगा है आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, उससे करते हो, इसलिए उसे नहीं डांटते। बट हम भी क्या कर सकते हैं, प्लीज़ टेल हाउ टू हैंडल इट। वो तो चली जाएगी कुछ टाइम में, बट उसके दिल में ये बात बैठ गई है। ऐसे बच्चों के साथ अगर आपके बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आपका काम सिर्फ इतना है कि उन दोनों को आप साथ खेलने से ना साफ मना कर दो। आपके बेटे को प्रॉब्लम है ना, तो उसको बोलो, इतना बड़ा वो है 5 साल का, कि बाबू आपको वो मारता है ना। फिर बुआ भी देखो उसको कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो छोटा भी है लेकिन वैसे भी वो नहीं सुन रहा, आप तो सुन लेते हो। तो अगर आपको उसके साथ नहीं खेलना, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप अकेले खेला करो, हम उसको अलग खिला लिया करेंगे। आप उसको ये कह के समझा दो। और वास्तव में वो जब बच्चा 3 साल का है ना, वो चाहे रोए झिझियाए कुछ भी करे, ये वो, उसको भी 3 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है। अगर आप उसको उसके बड़े वाले भाई से, मतलब अपने बेटे के साथ नहीं खेलने दोगे ना थोड़ा 1-2 बार, और फिर उसको बोलोगे कि आप मारते हो ना, भाई गुस्सा हो गया, इस तरीके से करोगे, या तो वो समझ जाएगा। नहीं समझता, इट्स ओके। नंद की और आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल है कि भाई उस छोटे वाले बच्चे के साथ अलग से खेल लो, कोई बड़ा उसके साथ इन्वॉल्व रहो, मत छोड़ो उस अपने बच्चे के साथ अकेले, अगर वो इतना परेशान कर रहा है। अब बच्चे हैं, वो साथ फिर भी रहेंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, लेकिन अब दोनों को पता होगा। जब 2-3 बार आप उन्हें नहीं खेलने दोगे ना, एक ही दिन में हो जाएगा इतना, तो उसको भी पता होगा कि मुझे इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना है, नहीं तो हमें खेलने को ही नहीं मिलेगा। और छोटे वाले को भी थोड़ा सा एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि मैं मारूंगा तो भाई फिर से गुस्सा हो सकता है। उसको यही बोलो जब दोबारा खेलने भी जाए कि अब तुम मुझे मारते हो ना, मैं तुमसे गुस्सा हो गया, तुम्हारे साथ खेलूँगा नहीं। और अगर वो नहीं समझता, फिर भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तो भैया फिर उसके साथ वही कि बड़े इन्वॉल्व रहो, उन दोनों को साथ में अकेले मत खेलने दो। बस ये इसका तरीका है। तो जो एपिसोड 111 आया था ना अभी तक के, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 193 कमेंट्स आ चुके। तो देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें पूरे दे पाऊँगी, लेकिन शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। कितने क्वेश्चन हो पाते हैं कितने नहीं, कोशिश अब भी यही करूँगी कि लगभग सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरे थ्रू। ठीक, तो आज के 193 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चलो आओ बहन बातें करें। मैम समर वेकेशन के बाद स्कूल रीओपन हुए हैं बट लाइफ ट्रैक पर नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन करता है जॉब छोड़ दूं बट नहीं छोड़ सकती, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, कुछ खालीपन सा लगता है लाइफ में, ऐसा क्या करूं कि लाइफ ट्रैक पर आ जाए। कुछ नहीं करना है, 1 हफ्ता 10 दिन जाते हैं इसी तरीके से, यू जस्ट कीप गोइंग, बस इतना करना है। 1-1.5 हफ्ते में, 10 दिन में, बहुत हुआ तो 15 दिन में वापस फ्लो में आ जाएगी, बॉडी को आराम की आदत हो जाती है, और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट मैम, हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे पति से, शुरू से ही लड़ते हैं, 12 ईयर्स हो गए, ज़मीन भी बेच दी, ज्वेलरी भी सेल कर दी, घर भी नहीं बन रहा, क्या करूँ। वो मेरे कभी नहीं सुनते, जब ज़रूरत होती है तब मीठे से बात करते हैं, काम बन जाता है तब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो तो मुझे पूछते भी नहीं। देखो सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब कोई ऐसे आ रहा है तो भले ही वो पति हो, हमें भी उसके साथ फिर वैसे ही रहना चाहिए। आपको पता है जब वो काम के टाइम पे मीठा बोलता है तो उनकी मीठी बातों में मत आओ, अगर उसका पर्पज़ आपको नुकसान पहुंचाना है या जो जुड़ी हुई चीज़ें उनको बिगाड़ना है, ठीक है। बाकी अगर इन फ्यूचर कुछ भी जोड़ सकती हो, अगर कमाते ठीक ठाक हैं, जो भी सेविंग कर रही हो इन्वेस्ट करना शुरू करो, और अब की बार कुछ भी ऐसा नहीं रखना इन्वेस्टमेंट या कोई भी कीमती चीज़ जिसको वो सिंगल हैंडेडली बेच सके। बस जो रखना या तो अपने नाम या जॉइंट पे रखना, ताकि जहाँ तक देखो जो लुट गया उसको रोने से कुछ नहीं होता, जब जागो तब सवेरा वाली थ्योरी चलती है जीवन में। जहाँ हो वहीं से शुरू करो अब, क्योंकि अगर रोते रहोगे और आगे के 12 साल और भी निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो करना ही है ना, दूसरे के बदलने का इंतज़ार नहीं देख सकते आप। तो जितना भी है जो भी है फ़िलहाल से सेव करना स्टार्ट करो, बड़ा नहीं छोटा जो भी सेविंग हो जाएगी उसको फिर इन्वेस्ट करो।
दी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी एज 40 है, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। दोस्तों ने मुझे 3 मंथ का, दोस्ती नहीं होगा, डॉक्टर होगा, अभी 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं, बेड रेस्ट बताया 3 मंथ का। अभी ही से मेरा वेट बहुत है, कमर और गर्दन में बहुत दर्द रहता है। अपना ध्यान कैसे रखूँ, प्लीज़ रिप्लाई। मुझे प्रेगनेंसी टाइम में अपना रूटीन क्या रखूँ। देखो बात तो वो है कि आपको सुननी तो डॉक्टर की है, लेकिन जो बेड रेस्ट है ना, बेड रेस्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पेट पे ज़ोर पड़े, है ना। आप नॉर्मल कमरे में ही सही, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डॉक्टर बताए कि उससे ये तो आपने सुन लिया कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन बेड रेस्ट में प्रिसाइजली पूछ लो कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि बॉडी पलंग पे पड़े पड़े ना आप साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं ढप से हो जाते हो। और रही बात वेट की, तो देखो वेट हो सकता है आपका ऑलरेडी ज़्यादा हो, लेकिन प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना स्वाभाविक है। इस टाइम पे हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब क्योर हो जाता है बाद में। बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो अपना डाइट में शामिल करो, और ये चीज़ आपको डॉक्टर सही से बताएगा। जब वो कह रहे हैं ना ये करो, बेड रेस्ट करो, तो एकदम एग्जैक्टली पूछ लो कि मुझे क्या क्या है ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, वो बता दीजिए आप, तो वो बताएंगे और उन चीज़ों को करो। थोड़ा सा अगर मुश्किल भी हो अपने लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला है इसका मतलब आप कर सकते हो। हिम्मत करके थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहो, थोड़ा सा, तो सही जाएगा। हेलो मैम, मेरी सास और मेरे ससुर दोनों मेरी बुराई करते हैं, अपनी बेटी से भी मेरी बुराई करती हैं, मैंने खुद सुनी है रिकॉर्डिंग में, और मेरी उनकी आपस में नहीं बनती। मैं अकेली बहू हूँ, वो हर अच्छे काम का क्रेडिट भी खुद लेती है, मेरे उनसे अलग रहने का मन करता है, लेकिन मैं अकेली हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मौका मिलने पर मेरे खिलाफ सिखा देती हैं। मेरी बेटी को बोलती हैं मैं तो आपको डांटती भी नहीं, आपकी मम्मी तो डांटती हैं, मैं तो आपको बहुत सारा प्यार करती हूँ। इस बात पर हमारा झगड़ा भी हुआ, अलग होने का मन करता है, क्या करूँ। मेरे हस्बैंड उनको कुछ नहीं बोलते, उल्टा मुझे ही समझाने लगते हैं। मैं भी आपको ही समझाने वाली हूँ, क्योंकि एक बार जब आपको पता है क्लियर कि आप अकेले हो और आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है, आपका स्टैंड है ये। स्टैंड क्या, 99.99% यही है। जो अकेले हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता अकेले छोड़ के जाने का माँ बाप को, और रहना अगर उसके ऐसा मुश्किल हो जाए तो जीवन हो जाता है ये वाला जो आपका बता रही हो, ठीक है। अब जो आपकी नंद है, वो नंद नहीं बोल रही, वैसे दादी हैं। एक तो चीज़ ये है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अपने सास ससुर की रिकॉर्डिंग सुनने की। 10 में से 8 बार चांसेस है कि कुछ ना कुछ आपके बारे में बुरा ही सुनने को मिलेगा। आपको पता है आपको गालियाँ पड़ रही होंगी, वहाँ पे आपको उस कन्वर्सेशन को अपने कानों से सुनना है। एक अंदाज़ा होता है ना, आदमी खुद ही नहीं पड़ता उस चीज़ में कि उसको पता है कि यार ऐसा ना हो जाए और मूड ख़राब होगा। कर तो आपने कुछ लिया नहीं रिकॉर्डिंग सुन के, अपना दिमाग ख़राब करा, है ना। तो आइंदा अब जो हो गया सो हो गया। एक तो अपने फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग वाला चक्कर जो है वो बंद कर दो, कुछ नहीं मिलना। या तो उस चीज़ का फ़ायदा तब है कि हाँ भाई हमने रिकॉर्डिंग करी, ये देखो सबूत, और फिर हम मोर्चा पे खड़े हो गए कि नहीं जी अब तो ये है, फैसला करो, तुमने ऐसा बोला। अगला झूठ बोल रहा है तो तुम्हारे पास ये प्रूफ है कि नहीं देखो तुम ऐसे। एक आदमी सामने के सामने आपकी बुराई में ही है ना, तो पीछे ही बुराई करेगा, क्यों सुननी है पीछे की भी बुराई। पहली चीज़ तो ये, आधा कलेश तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग का, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके बच्चे को जो वो सिखा रही है, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है बच्चे को कोई कितनी पट्टी पढ़ा ले, जो उसकी अपनी माँ, उसके अपना बाप जो असरदार उनकी बात होगी ना, वो और किसी की नहीं होने की। आपको अपने बच्चे पे इतना वो रखना पड़ेगा, अपना प्यार कहना चाहिए और कुछ नहीं, मैनिपुलेशन, अपना प्यार, अपना बॉन्ड अपने बच्चे से इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। होता है लेकिन उसको पर्पजली भी रखना पड़ेगा कि वो सुन ले सबकी। लेकिन अगर आपने उसकी उल्टी बात बोली है जो बाकी सब लोग बोल रहे हैं, तो आपका बच्चा ये कहे नहीं मेरी माँ ठीक कह रही होगी, वो फील करे उस चीज़ को। तो इतनी टेंशन मत लो, किसी के भड़काने से बच्चे नहीं जाते, बच्चे कहने के बच्चे होते हैं, उन्हें सब पता है, वो वाइब्स पकड़ते हैं, कहाँ क्या अच्छा और क्या बुरा उनको सब समझ में आता है। तो वो कुछ भी कह रही है उसकी टेंशन मत लो, आप क्या कर रही हो उस पर ध्यान दो बस, और फालतू की बुराइयों में घुसो मत। जो कर रहा है वो उसका अपना मैटर है, हमारे बारे में बुराई कर रहा है, बुराई कर ले, अपनी एनर्जी हमारे बारे में बात करने के लिए लगा रहा है, और क्या चाहिए। यानी कि हम इतने इम्पोर्टेंट हो रखे हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ वो है, इतना सोचने का फ़ायदा जब अलग हो सकते हैं। अगर अलग होना ही नहीं है, रहना यही है, तो नेगेटिविटी को उतना बढ़ाओ जितने में दम ना घुटे। अपनी तरफ से तो बढ़ाओ मत, सामने वाले की भी ऐसा अपना ऑरा रखो कि न्यूट्रल हो जाए। आपका साइटिका कैसे डिटेक्ट हुआ था? कोई एक्सरे या मेरी कराया था, MRI कराया था डॉक्टर ने, और आपने मेडिसिन ली थी? देखो जी, साइटिका मैंने डॉक्टर को कहीं नहीं था,
ऐसा था। मेरे साथ में जो थी मेरी फ्रेंड उस टाइम पे टीचिंग में, उसको हुआ था 2-3 महीने पहले। ऐसे होता है, ऐसा होता है, क्या होता है जी, इसका नाम साइटिका है, इस तरीके से दर्द उठता है। तो मेरे पास पहली बार ये इंट्रोडक्शन आया कि अच्छा साइटिका नाम का कुछ दर्द होता है, इस तरीके से पैर में होता है वो। उसके 2-3 महीने बाद एक बार स्कूल में ही कुछ किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, हील में पहनती हूँ और मैं ऐसे उकड़ू बैठी हुई थी। उकड़ू बैठ के मैं कट्टे में सामान निकाल के और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही थी। मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ बैठी रही। मुझे मतलब लगता मुझे परेशानी हो रही है तो मैं खड़ी हो जाती, लेकिन मुझे लगा नहीं है, मैं बैठी हूँ, आराम से काम कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं घर पे आई, और अब उसके बाद क्या हुआ, घर की कोई एक्टिविटी मुझे ज़ोर मार गई या क्या हुआ, लेकिन सडनली उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह ऐसा हुआ था कि मैं झुकी हूँ बाल्टी उठाने के लिए और मैं झुकी की झुकी रह गई। वो दर्द इतना तेज़ उठा, मुझे एक बार को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मैं दीवार पकड़ के बाहर को आ गई, लेकिन फिर एग्जैक्टली मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व करा कि दर्द हो कहाँ रहा है, कहाँ शूटिंग पे है ना, किधर को जा रहा है। तो फिर मुझे 2-3 मिनट में ही समझ में आया कि एग्जैक्टली वहीं शुरू हो रहा है, हिप जॉइंट के पास, और फिर नीचे पैर में जा रहा है, लेफ़्ट वाले में। तो मुझे एकदम उसकी बात याद आ गई मेरी फ्रेंड की, क्योंकि वो 3 महीने से परेशान थी कि अच्छा ये है। तो फ़ोन करके पूछा कि भैया ऐसे हुआ था क्या, इस तरीके से होएगा, तो दैट इज़ साइटिका, पता लग गया। फिर उसके बाद जब लगा कि भाई तीव्र है, उस टाइम पे डॉक्टर के गए, तो मैं सीधे होम्योपैथिक डॉक्टर के गई थी। एक्सरे MRI कुछ नहीं कराया था। मैंने उन्हें सीधे बोला कि साइटिका की प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला सिम्टम बताओ। फिर मैंने सिम्टम बताए तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई साइटिका ही है। फिर उन्होंने वही R71 जो आती है इसकी, वो और थोड़ी सी अपने पास से मिला जुला के उन्होंने दवाइयाँ दी। 1 महीने की मैंने दवाई खाई, स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लिया। उस टाइम पे मेरा 2-3 दिन में मतलब हो गया था ठीक, इतना कि मैं चलने लगूँ, काम करने लगूँ। उसके बाद में ये पैर की 3rd वाली उंगली में कोई डालता था या छल्ला, तो मेरी फ्रेंड भी डलवा के आई थी खतौली में, तो उसने डलवाया हुआ था। उसके बाद से वो नस वस दब जाती होगी वहाँ से, तो आराम मिलता होगा, वही चक्कर था। तो वो मेरे अभी भी पड़ा हुआ है, आप देखते होंगे जब मैं महावर वगैरह लगाती हूँ तो वो पैर में अभी भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाके मैं छल्ला डलवाया आई थी। बाकी मेन वही है जो वो करती हूँ एक्सरसाइज उसकी। अब तो योग में पता लग गया उसको, सुप्त कपोतासन कहते हैं ना, वही वाली एक्सरसाइज साइटिका के लिए। मैंने कभी विदेशी की किसी की देखी थी, उसको करके मेरा इंस्टेंट ठीक हो जाता है। तो मैं उसको डेली करती हूँ सुबह, है ना। उसमें पोस्चर, लेकिन पैर वैर ऐसे हो जाते हैं तो मैं उसको वीडियो में कभी नहीं दिखाती, लेकिन उसको मैं सुबह डेली करती हूँ, तो उससे आपका ठीक रहेगा। मैंने बस 1 ही शीशी पी थी दवाई की, और कुछ नहीं। तो ये था मेरी साइटिका का पूरा इतिहास। बाकी जाता कहीं नहीं है, प्रिकॉशन लो, जिस चीज़ से बढ़ रहा है, उकड़ू बैठ के जोड़ लगाने से बढ़ता है, वो मत करो। और दूसरी चीज़ वही है कि भाई वो करते रहो सुप्त कपोतासन रोज़, तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन है कि बच्चों को फीवर में क्या दवाई देते हो, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। छोटी थी जब तक 6 साल तक भी रही हैं, 7-8 शायद 8 साल तक की भी रही हैं, तब तक होम्योपैथिक की दवाई आती थी। डॉक्टर फिक्स हैं हमारे होम्योपैथिक के, तो उनसे ही ले आते थे मेरे हस्बैंड, और उस दवाई से ही ठीक हो जाती थी। अब 2-3 साल से ये है कि वो एलोपैथिक देने लगे हैं, जो एक बार डॉक्टर ने लिख दी थी, उसके बाद अंदाज़ा लग गया था भी सिंपल। पहले तो हल्की मल्की क्रोसिन ही दी जाती है, बट टच वुड मेरे बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। हम चारों ही, कभी हो गया ना बुखार ये सब चीज़ें कमी होती हैं। साल में 1 बार बहुत हुआ तो 2 बार, बस टच वुड, भगवान का शुक्र है। लेकिन अगर कुछ होए तो फिर वही है कि जो भी डॉक्टर है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर कभी होता है तो फिर दिखा लेते हैं जिसको भी। नेक्स्ट एक लंबा क्वेश्चन है, बड़ा सोच समझ के ऐसा कुछ आते हुए पूछ रही हैं। मैं शॉर्ट करके बताती हूँ कि इनकी छोटी बहन है, और उसके साथ इनके जो है वो टर्म्स ऐसी है खट्टा मीठा वाली टाइप की, कि उसका मूड अच्छा होता है तो ठीक ठाक इनकी बन जाती है बहनों की, लेकिन कई बार वो ज़ुबान की थोड़ी तेज़ है छोटी वाली, और वो ऐसा कुछ कह देती है जो इन्हें पसंद नहीं आता। अब इनका मानना ये है कि मैं उसे इग्नोर करूँ या क्या करूँ। तो देखो, वैसे तो बहनों में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहनों में कलेश भी बड़े लेवल का होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बेइज्जती कर रही है या आपको कुछ अपशब्द बोल देती है, बीइंग अ बड़ी बहन आप जवाब भी दे सकती हो, लेकिन उस चीज़ में मेरे हिसाब से शादी के बाद अब घुसने का ना कोई मतलब है नहीं। होते हैं ऐसे टर्म्स, बहुत लोगों के साथ होते हैं। बात करनी शुरू करो ना तो बात कम होएंगी,
कुछ ना कुछ सामने से ऐसा आएगा कि झगड़ा पहले हो जाएगा। तो ऐसे आदमी का सिंपल सा वो है, जैसा मतलब मेरे साथ जिनके साथ ऐसे टर्म्स है ना, उनका वो है कि मेरा मूड होता है किसी दिन कि मैं पहले ही उखड़ी बैठी हूँ, उस दिन तो मैं उतार देती हूँ पकड़ के, अच्छे से झाड़ देती हूँ बढ़िया करके, तो शांत हो जाता मामला। किसी दिन मेरा मूड अच्छा है तो वो एक मजाक में बात उल्टी सीधी बक रहा है या बकरी है, मैं भी मजाक में उसकी बेइज्जती कर देती हूँ, उतनी उसी लेवल की जितनी उसने मेरी करने की कोशिश करी है, मैं एक्चुअली उतनी कर देती हूँ। तीसरा है किसी दिन मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, मैं अपसेट हूँ या फिर मैं बहुत खुश हूँ, जो भी है, मेरा मन ही नहीं है किसी भी नेगेटिव बातों में घुसने का। उस दिन अगर वो कुछ बोल भी रहा है ना बंदा, तो मैं उसको ऐसे देखूँगी निगाह भर के, एंड देन जस्ट मैं अपने काम में लग जाऊँगी, जवाब ही नहीं देती, रिएक्शन ही नहीं देती। मैंने देखा तीनों ही सिचुएशन में चुप हो जाता है सामने वाला, लेकिन बात वही है कि जो बेशरम आदमी होता है ना, अगले दिन फिर भूल जाता है वो, या अगली बार जब मिलता है फिर भूल जाता है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड कि ऐसे आदमियों के साथ मैं तीनों तरीके में से कौन सा आज चुनने वाली हूँ। तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी, मन करे सुनना है, निगलेक्ट करना है, छोड़ दो, मन करे जवाब दे दो, छोटी है। मैं तो बड़ों को भी यही कहती हूँ, अगर कोई उल्टी बात कर रहा है, फालतू की लकड़ी ले रहा है, तो केवल बड़ा है इसलिए हम उसे कुछ ना कहें तो हमारी गलती थोड़ी ही है, वो हमसे पहले पैदा हो गया। इज़्ज़त कहने से या उम्र से थोड़ी मिलती है, इज़्ज़त अपने कर्मों से मिलती है। तो सीधी सी बात, जैसा मन करे वैसा डील कर लो इस चीज़ को भी आप। हेलो मैम, मैं एक डॉक्टर इंजीनियर के परिवार की बेटी हूँ। मेरी शादी धोखे से गांव के अनएजुकेटेड परिवार के बेरोज़गार लड़के से हो गई। शादी के बाद हस्बैंड प्राइवेट जॉब करने पंजाब आ गए, मैं भी अपने साल भर के बेटे के साथ आ गई। मायके वालों के सपोर्ट से 22 साल हो गए, एक लोअर मिडिल क्लास जीवन जी रही हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मायके में लो फील होता है, ससुराल वाले कोई मतलब नहीं रखते। मायके में सारे भाई बहन हाई स्टेटस के हैं। ये तो जब अगर इतना वो था तो गलती थी, तभी अलग हो जाना चाहिए था, उस शादी में रुके क्यों? और अब रुक गए हो तो आपके अपने रीज़न्स है कि भाई नहीं चाह रहे आप दूसरी जगह वो करना, तो इसमें आप दूसरा वो क्या ही कर सकते हो। आपके हस्बैंड भाई जैसे भी हैं, आपके पीहर वाले इसीलिए मदद कर रहे हैं, वो अपनी गलती देख भी रहे होंगे। चलो अब वहाँ जाकर लो फील करने से क्या, आपकी किस्मत है। बाकी ये हस्बैंड जैसा भी है, अगर आप एजुकेटेड हैं, अच्छी हैं, आप अपना काम रोज़गार ढूंढ सकती हो, काम कर सकती हो। ज़रूरी थोड़ी है कि घर की आर्थिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब पति कमाएगा। अगर उनकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, वो बेरोज़गार हैं या प्राइवेट जॉब में, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आप कमाओ, लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी ये तो किस्मत है, इसमें आपको लो फील करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर वो लोग पर्पसली लो फील कराएं तो आपके पास तड़ाक से जवाब है कि मैं क्या अपनी मर्ज़ी से चुनी है लाइफ, तुम ही लोगों की लापरवाही से हुआ है जो हुआ, ठीक है ना। तो इतना फील मत करो, एक्शन लो जिस चीज़ पे लेना है, नहीं तो जस्ट किस्मत मान के जैसे चल रहा है चलता रहे। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। दी, यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करूं? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, मुझे आपके सिवा किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लाइफ में जितने भी मिले फेक ही मिले। सो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने, ग्रो करने पर थोड़ा फोकस करिएगा, जिससे कुछ गलती ना हो हमसे। अगर आप किसी यूट्यूबर को सजेस्ट करती हैं जिसके थ्रू हमें बेस्ट नॉलेज मिले, या फिर अपने कहाँ से और कैसे सीखा, प्लीज़ बताओ। देखो, सिखाने वालों की कमी नहीं है, आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। दूसरी चीज़, यूट्यूब चैनल शुरू करने में 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, लेकिन उसे चलाने के लिए आप पेश क्या करने वाले हो, क्या शेयर करने जा रहे हो, ये बड़ी बात है। आपको लगता होगा व्लॉगिंग वालों को देख के कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। जिन लोगों को व्लॉग नहीं देखने या इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरे जानने वाले भी 1-2 हैं जो कहना चाहिए ऊपर से नॉर्मल है लेकिन अंदर से काले हुए पड़े हैं भुन भुन के, ऐसे लोग हैं मेरे भी सर्कल में आसपास, मुझे अच्छे से पता है कौन कौन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनका भी क्या, हाँ ये क्या व्लॉग में कि हाँ हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, वो ऐसे ही लगता है देखने में, लेकिन पब्लिक पागल नहीं है, ठीक है। अगर उनके व्लॉग में कहीं से कहीं तक भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही ना किसी की लाइफ में, कोई नहीं देखता। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें, कुछ भी आदमी कनेक्ट कर पा रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ भी, तो आपको ये देखना है कि ऑलरेडी जब इतने लोग बैठे हुए हैं, है ना, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हर दूसरा आदमी चैनल बना के बैठा हुआ है, तो उसमें आपका चैनल कोई उनके आगे क्यों देखेगा?
ये आपको अपने आप में पहले डिसाइड करना है। बनाने में कुछ नहीं है, यूट्यूब जिसके फ़ोन में है, जिसकी ईमेल है, उसमें लिखा हुआ था योर चैनल, ठीक है, तो वो तो बना है, ये आपको नाम रखना है बस, वो मुद्दा है ही नहीं। आप सिंपल पहले ये सोच लो कि मैं क्या करने वाली हूँ यूट्यूब पे, ऐसा क्या मेरे पास यूनिक चीज़ है जो लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ अलग सी है, कुछ देखो, ठीक है। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग जल्दीबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का सिंपल सा होता है, पिछली बार भी मैंने बताया था, शुरू के 1 महीने में या शुरू की 10-20 वीडियो में से 20 वीडियो मान के चलो, उतने में से आपकी जो भी बेस्ट वीडियो होगी जिसमें ऑडियंस रिटेंशन होगा कि आधी से ज़्यादा वीडियो लोग देख रहे हैं, ठीक है, 50% से ज़्यादा वीडियो देखी जा रही है एवरेज, तो उस वीडियो को खुद उठाता है यूट्यूब स्टार्टिंग में ही। पहली वीडियो को खुद उठाता है यूट्यूब पहली बार में ही, क्योंकि उसका तो मानना ही है, यूट्यूब का जो मुझे समझ में आया वो उठाता ही उठाता है, उसका मानना, उसे तो क्रिएटर चाहिए ताकि लोग जो हैं वो लगें उसमें, यूट्यूब में अपना टाइम जो है वो बिताते रहें, उसको तो चाहिए ना ही क्रिएटर। तो अपना दुश्मन यूट्यूब को बिल्कुल नहीं मानना कि वो नहीं बढ़ा रहा, हमें क्यों नहीं बढ़ा रहा, ये वो, अपने कंटेंट पे ध्यान देना है कि हम एक्चुअली दिखाने क्या जा रहे हैं, पहले ये डिसाइड कर लिया, और वो चीज़ दिखाने के लिए चुनना जो आपका टैलेंट है। घर संभालने का ही दिखा रहे हो तो ऐसा अपने घर में क्या स्पेशल संभाल रहे हो जो और लोग नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है ना। बहुत सुंदर सजा रखा है, बहुत DIY का चक्कर है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का आपको शौक़ है, या कुछ भी एक चीज़ कुछ स्पेशल हो आपकी, बाकी सारे घर में काम सबके नॉर्मल होते हैं, वो हो गया। आपका व्लॉगिंग चैनल हो गया, कुछ सिखाने जा रहे हो, कोई चीज़ है उसकी आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो उसमें ऐसा हो कि वो आपका इंटरेस्ट वाला काम हो, क्योंकि आप जो आपको अभी आता है आप 2-4-6 वीडियो में दिखा दोगे, लगातार दिखाने के लिए आइडिया उसी काम में आएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई, कंटेंट पहले सेट कर लो, फिर शुरू करने के बाद कि एडिटिंग कैसे होनी है, वॉइस ओवर कैसे होना है, माइक कैसे लगाना, ये सब चीज़ें टेक्निकल वीडियो आप कितनी देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा जब आप करने बैठोगे, ठीक है। जो सीखने की बात है तो मनोज दे स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें गलत भी थी उनकी। एक स्प्रेडिंग ज्ञान करके चैनल है, उसके मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं लड़के के, वो सही बात बताता है, मतलब काम करती हैं उसकी चीज़ें, और सबसे ऑथेंटिक मुझे जो लगते हैं वो टेक्निकल ही होगी, फालतू की बात करते हैं नहीं, जितनी बात है उतनी बताएंगे, और लगभग हर टॉपिक पे उनकी ऑथेंटिक वीडियो मिल जाएंगी। तो सीखने वाला चाहिए, सिखाने के लिए तो लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो एक 4-6 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले सीख लो, एडिटिंग ऐप, पोस्ट करना, हैशटैग लगाना, टाइटल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सब सीख लो। उसके बाद फिर फाइनली 3-4 वीडियो बना के जब पोस्ट करना, ये ना हो कि आज कर लिया फिर 4 दिन बैठ गए, फिर 2 दिन लगातार डाल दिया, फिर 10 दिन बैठ गए, ये मत करना। हफ्ते में एक ही वीडियो डालनी है, एक ही वीडियो डालो, लेकिन डालना रेगुलर, तो चल जाएगा। हेलो दी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, मेरी सैलरी भी ले लेते हैं, क्या करूँ प्लीज़ दी रिप्लाई। बैंक में से निकालो ही मत सैलरी, शराबी आदमी का कोई इलाज ही नहीं होता भैया, जी कैड़ा करके तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी रहोगे मार पिटाई पे भी उतरेगा, तो बच के भी भागना, ये नहीं कि वहीं बैठे हैं बुत से और पिट रहे हैं। कमरे से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकलना थोड़ी देर के लिए, घर से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, वो मार पीट भी कर सकते हैं, कोई वो सोचने की बात नहीं, कोई क्या सोचेगा, अरे कोई क्या सोचेगा, सच शादी में हमें रहना, तो अपने पैसे उतने ही निकालो जितने खर्चे के लिए चाहिए, और तुरंत जाके उसका खर्च करके सामान ले आओ घर में। पैसे नगद घर में नाम मात्र के रखो, ताकि ना रहेंगे ना लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मेरे हबी हर बात में मेरी कमी निकालते रहते हैं, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। वहीं और किसी की बात हो तो दूसरे की गलती में ऑलवेज़ पॉजिटिव चीज़ें निकालते हैं, मैं कैसे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करूं? उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद छोड़ के और अपनी तारीफ़ खुद करके, अपने काम की कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और या आपके मान लो मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, मुझे पता है मैं अच्छे लग रही हूँ, ठीक है। एक सामने से जल कुकड़ा आया, भले वो मेरा पति हो, उसने कह दिया अच्छी नहीं लग रही, पर्पजली बोल रहा है अरे वो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ही रहे, ठीक है। अगर आप अपने अंदर श्योर हो ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको हंसी आएगी कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए मेरे को नीचे दिखा रहे हैं, सिंपल सी बात है। जब तक आपको दूसरे का अप्रूवल चाहिए ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे काम सही है नहीं है, तब तक आपका
भाई अप्रूवल के लिए तो सिंपल है, अप्रूवल के लिए फ़ाइल भेजोगे, कोई रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर कोई अप्रूव भी कर सकता है। अब आप फाइल ही मत भेजो। मेरा तो सिंपल हिसाब ये है। मैं क्या कर रही हूँ वो मैं जज करूँगी कि मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अगर मैं ये सोचूंगी मैंने अपनी जान ला के ठीक करा, अब दूसरा बताए कि सही है या नहीं है, तो भैया दोनों तरीके के चांस होता है। हो सकता है वो सही बताए, हो सकता है वो गलत बताए, तो फिर मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो जल कुकड़ा आदमी होगा, अंदर से खुद ही फूका पड़ा होगा, वो हमेशा आपके सही काम को भी गलत ही बताएगा। आप कितना ही अच्छा कर रहे होंगे उसको कमी नज़र आएंगी। तो ऐसे आदमी की राय कोई वैल्यू नहीं करती। अपनी तरफ से तो मांगो ही मत, आ बैल मुझे मार वाली बात है। खुद भी अगर वो अपनी राय आपको दे रहा है ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं मानती हूँ कि पति के लिए ये चीज़ अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पति सीधी बात नहीं कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए लगातार आप में कमियाँ निकाल रहा है, तो उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट होता है कि भाई ठीक है, उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बाकी उनकी राय फिर कुछ मैटर नहीं करती। राय उस इंसान की मैटर करती है जो अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे। उससे बढ़िया आदमी नहीं है। लेकिन जो किसी एक की तो अच्छी को भी बुरी बता रहा, बुरी को भी बुरी बता रहा, बाकी सबकी अच्छी को भी अच्छी, बुरी को भी अच्छी, उस आदमी की राय क्या मायने रखेगी? वो सही बोल ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो उनकी राय को इतना सीरियसली लो मत। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। अपने आप से पूछा करो कि हाँ, अपना नाम लेके कि बता भाई मैं अच्छी लग रही हूँ या मैंने ये काम बढ़िया करा है, नहीं करा है। बस मैम मेरे हस्बैंड ना तो कोई काम करते हैं ना पढ़ाई, बस पूरे टाइम रील देखते हैं, सोते रहते हैं। काम शुरू करेंगे वो 1 या 2 दिन करेंगे। इन आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं भी वर्किंग हूँ, बस छुट्टियों में ही घर आती हूँ। उनकी आदतें देखकर मेरा छुट्टियों में भी घर जाने का मन नहीं करता। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मेरा तो बोलने का ही मन नहीं करता। एक बेटी है 2 साल की। ऐसा है उनको ज़रूरत तो है नहीं पैसों की, माँ बाप के साथ रह रहे हैं। पैसे हो मतलब पैसे की है नहीं, पैसे कमाने की काम उनका चल ही रहा है। तो ऐसे में ये जो रील्स का चस्का है या बैट लगाने का चस्का है फ़ोन में, ये होता है। जो क्या ना, हमारी ठेठ भाषा में जो ठिलुए होते हैं ना, जिनको कुछ काम नहीं होता करने के लिए, फिर उनको आने लगता मज़ा। और जब घर में रह के उनके रोटी कपड़ा मकान ये नीड पूरी होने लगती है ना, तो वो हो जाती है कोड़ में खाच। एक ना कमाने के शौकीन आदमी को धक्के दे के वही इच्छा बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है कि भाई मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी बीवी क्या खाएगी। लेकिन एक तो आदमी पहले से थोड़ा सा ढीला मैला, और ऊपर से उसके खर्चे भी अगर पूरे हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। वो भी उसका कोई मन भी करेगा ना करूँगा, लेकिन फिर वो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते, आप सोचो कल से एक्सरसाइज करूँगा, आज से करूँगा, परसों से करूँगा, कल से मैं हेल्दी डाइट लूँगा, परसों से लूँगा, तरसों से लूँगा, वो ऐसे ही चलता रहता है ना। सेम उनको पता है कि उन्हें कमाना है, चाहिए कमाना, लेकिन नहीं करेंगे। तो वो उनकी विल पावर बिल्कुल वो है। ऐसा आदमी उस दिन बदलता है जब ज़िंदगी उसको कोई कैड़ा झटका देती है, और अगर नहीं मिला ना झटका, वो नहीं बदलते, पूरी पूरी उम्र निकल जाती है लोगों की ऐसे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप शादी में हो, अगर आपकी कमाई इतनी है कि आपकी गृहस्थी ठीक चल सकती है तो ठीक है भाई। कमाने वाले पति की बीवियां भी तो रहती हैं हाउस वाइफ, तो कमाने वाले पत्नी का पति भी हो सकता है हाउस हेल्प कह रही हूँ, हाउस मैन कहना चाहिए, वर्किंग मैन की जगह। तो ठीक है, लेकिन आप जो अलग अलग रह रहे हो ना, वो और चीज़ आपकी कमज़ोर हो रही है। तो इस चीज़ को अपने कहना चाहिए माइंडसेट चेंज करके इस चीज़ को आप बदल लोगे। अदरवाइज़ आपके बीच में दूरियां आती चली जाएंगी। एंड में जाके कहीं ना कहीं यही होएगा कि मैं क्यों हूँ इसके साथ, है ना। तो कोशिश ये करो कि किसी तरीके से चाहे तो साथ रह लो, हो सकता है वो तब थोड़ा काम कर लें, ये है। लेकिन स्थिति ना बहुत नाजुक और गंभीर ऐसी स्थिति में हो जाती है। अगर आपने सोच समझ के कदम नहीं उठाया तो आपकी शादी पे बात आ सकती है इस तरीके से। हाय मैम, मेरी 3 की बेटी है, 3 साल होंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ मेंटली इल है, वो 90% मायके में रहती है। उनका 4 साल का बेटा है। MIL चाहती हैं कि मैं उनके बेटे की सेवा करूं, बट मेरे खुद के ही इतने काम हैं। बेटी भी तो मैं नहीं कर सकती, और काम ना करो तो उनका मुंह बन जाता है। एक दिन हो तो मैं कर दूं, जब यही रहना है तो कब तक करूं। बात यही है
अगर वो बच्चा प्यारा है भाई, उसकी मतलब आपकी नंद तो देखो है ही ना मेंटली परेशान, मेंटली इल, अब पता नहीं मेडिकली है या आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर एक बच्चा है और आपकी बेटी के साथ उसकी बॉन्डिंग भी है, सब कुछ है, मान के चलो अगर दूसरा बच्चा होता आपका ही, आप करते ही ना। तो बात यहाँ सिर्फ इतनी नहीं होती कि सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ चाहती हैं इसलिए मैं करूँ। मुझे जो पर्सनली लगता है, अगर बच्चा है, बच्चा वो अभी इस लायक नहीं है, उसे कोई ना कोई चाहिए ध्यान रखने वाला, वो तभी सर्वाइव कर पाएगा, है ना। तो एक मानवता के नाते या कुछ के नाते अगर उसका कोई करने वाला इस टाइम पे ढंग का नहीं है, तो जो आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हो उसके लिए भी कर दो। कोई और दे ना दे, ईश्वर आपको इस चीज़ का देगा ना बदला। बाकी ये चीज़ें तब चलती हैं जैसे 16-17 साल का बच्चा किसी ने छोड़ दिया, हमारा काम बढ़ा दे, तब है कि भाई अपने माँ बाप के पास जो भी है तुम देखो। छोटे बच्चे के साथ ये चीज़ें नहीं मुझे सही लगती, किसी का भी हो कर देना चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट मैम, मैंने मेरे पेरेंट्स को सब बात बताई अबाउट माई सिस्टर, पर उन्होंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो रोने लगी, डायलॉग बाजी करने लगी। मैं पैसे दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो दब कर रहे, ऐसा कभी ना हुआ, ना मैंने सोचा। इनफैक्ट अब तक सारे पैसे मेरी फैमिली पर ही खर्च हुए हैं। रिसेंटली मेरा एक्ने ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें लग रहे थे, और मेरी बहन की बात से ही समझ आया कि मुझे ही उसको कोई मतलब नहीं मुझसे रखना। मेरी मम्मी पापा ने जब उसको बोला कि बनाओगे तो दोनों को साथ में बनाना है, पर वो बोल रही है टिफ़िन लगा लूँगी पर मेरा साथ नहीं बनाएगी। उसकी मैंने सारी बात बताई, फिर भी मम्मी पापा ने नहीं बोला कुछ। सारी बात उसके पापा बोले दोनों को मैं अलग अलग पैसे दे दूँगा, मगर इशू उसके बिहेवियर का है, ना कि पैसे का। देखो आप उसका ना, मैं अब आपकी बात को समझ गई और मेरा जवाब वही रहेगा। आप फालतू में बहुत ज़्यादा घुस रही हो, आपके घर वालों को आपसे उतना नहीं है, तो भाई कब मजबूत होगी तुम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं इरिटेट होने लगती हूँ ऐसे आदमी से जिसको समझ में आ रहा है कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, भले घंटा वो कोई भी रिश्ता है यार। आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? उन्होंने कह दिया कि ये पैसे चाह रही है, पैसे मैं दे रही हूँ, तो सब दब के रहें। उनने कह दिया हाँ मैं चाह रही हूँ। आप क्यों सफाइयाँ दे रहे हो कि नहीं मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसा कभी चाह ही नहीं रही। अगर आप ऐसा सोच भी रही हो, ऐसा चाह भी रही हो, तो क्या गलत चाह रही हो? अगर आप अपने पैसे से पूरे घर का खर्चा चला रही हो, बदले में आप रिस्पेक्ट मांग रही हो इतनी कि जितनी बाकी को मिल रही है जो बिना कमाए पल रहे हैं, तो उसमें आप क्या गलत मांग रही हो? वो भी आपको नहीं मिल रही। आप हमेशा अपनी गिल्ट ट्रिप में घूमे जा रही हो। ऐसा आदमी को मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जिसको अपनी ही नहीं पड़ी ना, उसको दूसरे को आपकी क्या ही पड़ी होगी। सिंपल सी बात है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, जब टाइटल भी कई बार होता है, आपको हमेशा दूसरे से चाहिए कि ये मुझे प्यार दे, ये मुझे मान सम्मान दे, ये मेरी इज्जत करे। आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे। मुझे कोई 3 बार 4 बार ऐसे बेइज्जत करे ना, वो कोई भी रिश्ता हो, मैं एक दूरी बना लूँगी, आगे से उससे उम्मीद नहीं रखूँगी कि हाँ ये करेगा। कितनी बार आप एक्सपेक्ट करोगे? आपकी छोटी बहन आपकी कमाई पे चल रहा है सब कुछ, ज़्यादातर मैं तो कहूँ, चलो सब कुछ नहीं, इतना कुछ सुना रही है कि इसके साथ नहीं बनाऊँगी, अलग खा लूँगी। ये तो खा भाई, तू टिफ़िन खा, मत खा। आपको खुद बनाना खुद बनाओ, टिफ़िन लगाना टिफ़िन लगाओ। क्यों तो पापा की अदालत में करना, जब पता है कि बायस्ड डिसीजन देंगे। आपको अपना क्या नहीं समझ में आ रहा? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा। जब आप अपनी रिस्पेक्ट, अपना मान सम्मान खुद नहीं कर रही ना, आई एम सॉरी टू से, कोई दूसरा नहीं करेगा। आज पेरेंट्स और भाई बहन है, कल को पति भी नहीं करेगा। सबसे पहले हमें अपनी इज्जत खुद तो करनी पड़ेगी, जब तो कोई दूसरा करेगा। सीधी सी बात है। अब आप समझ जाओ, बहुत हो गया इसमें। आप क्या ना इस तरीके से नाश पीट लोगे आप अपना, और कुछ नहीं होना। एक बेहद लंबा क्वेश्चन है, पूरा तो मैं नहीं पढ़ रही। इनका कुल मिला के घर का काम नहीं सिमट रहा, छोटे बच्चे की तरफ से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है कि इनके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं। सिंक एरिया के नीचे छिपकलियाँ रहती हैं बहुत सारी, मुझे घिन आती है। अंदर घुस के पोछा लगाना पड़ता है, डर लगता है कि क्या अंदर सिंक के अंदर कुछ है तो नहीं। काला वाला हिट या वो वाला हिट है ना, कोई भी तीक्ष्ण गंध वाली चीज़ अगर आप स्प्रे कर दोगे उस जगह पे और रेगुलर करते रहोगे, और अगर पेंट हो सकता है, टाइलें वाइलें नहीं है तो सिंपल पेंट भी कर दोगे, छिपकलियाँ भाग जाती हैं उससे। ये जो प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब तो कुछ काम करते नहीं, है ना। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कोई भी तीक्ष्ण गंध वाला अगर पेंट या
स्प्रे वहाँ पर कर दिया ना, तो छिपकलियों की जो कहना चाहिए वो इतना सा जीव है, तो उसको झेलने की क्षमता उसकी इतनी नहीं होती, और एक बार की महक ख़त्म हो जाए दोबारा कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी रही बात कि घर का काम जो नहीं सिमट रहा, भैया लिव लाइफ इजी वाला व्लॉग चैनल देखो। जब आप अपना माइंड मेकअप कर लोगे कि मुझे इतने टाइम में इतना काम ख़त्म करने हैं, या आज पूरे दिन में मुझे ये काम समेटने, सब हो जाता है। हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो हमेशा दिक्कत रहेंगी। मेरा बेटा 12th में है, लेकिन वह स्कूल नहीं जा रहा, फ्री फायर खेलता रहता है कि वह मुझे इसमें अपना फ्यूचर बनाना है, ऐसा बोलता है। मैं चाहकर भी उसे समझा नहीं पा रही हूँ, कृपया कुछ हेल्प करें। नहीं समझ रहा तो क्या पता, बहुत सारे गेमर ऐसे हैं ना जो यूट्यूब पे गेम खेल खेल के ही करोड़ों कमा रहे हैं। तो बात वही है कि हो सकता है उसका भी ड्रीम ऐसा हो, लेकिन उसको भी एक बार ऐसे पूछ के देखो ना कितना बढ़िया खेलता है कि तेरे को बैठ के लाखों लोग देख लें, या बस ऐसे ही कि इतना अच्छा खेलता है कि तुझे देखने के लिए लोग बैठे हैं, फ़ोन लेके पैसे खर्च करें या फिर ऐड भी देखें तो कर ले। लेकिन अगर नॉर्मली है तो बेटा तेरे जैसे 535 फिर रहे हैं, सब यही सोचते होंगे, तो सोच समझ के ले ले डिसीजन। बाकी हम तो पेरेंट्स हैं, जैसे तू करेगा करना तो तुझे ही है, हम तो तेरा सपोर्ट ही कर सकते हैं ये कह के, और एक्चुअली आप यही कर सकते हो, छोड़ दो। नेक्स्ट, मेरा बेटा मेरे से मैनर्स से बात नहीं करता। देखो जी, अगर ये टीन एज के बाद शुरू हुआ है तो जब उसने पहली बार बोला था ना, सिंपल सी बात है, जब बच्चे अपने थोड़ा सा पैर हाथ निकालने शुरू करते हैं ना, अगर आप तभी उनको बता दो कि हम इस तरीके का व्यवहार नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाती है इस चीज़ में। लेकिन शुरू शुरू में आप इग्नोर कर जाते हो, फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है बच्चे की, तब हो जाती है स्थिति ख़राब। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। अगर वो आपसे मैनर्स के साथ बात नहीं करता, आप मना कर सकते हो, आप रिएक्शन नहीं दोगे फिर कि अगर तमीज़ से बोलोगे तो मैं सुनूंगी, बोलूँगी, जवाब दूंगी, नहीं तो मैं सुन ही नहीं रही, फिर गाले जो तुझे गाने हैं। नेक्स्ट, दी क्या हो अगर कोई सास हर किसी से आपकी चुगलियाँ करे, वो भी झूठी, मतलब रिलेटिव, नेबर, टेनेंट में तो चलो मान लो, मगर मेरी सास हॉस्पिटल की नर्सेज, घर की मेड, सब्जी वाले, स्वीपर, हर किसी से मेरी बुराइयां करती है। मैं इन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, मगर ये सारे लोग मिसबिहेव करने लगते हैं सास के कहने से। जब सासू माँ पकड़ी जाती हैं कि इनकी बुराइयों के कारण सब मिसबिहेव कर रहे हैं, तो हस्बैंड मुँह फुला के बैठ जाते हैं। कभी अपनी मम्मी को कुछ नहीं कहते। जब मेरा बेबी हुआ था तो हॉस्पिटल की नर्सेज मिसबिहेव कर रही थी, बताओ। जब उनकी कंप्लेंट करी तो उन्होंने सास का नाम लिया। ऐसे ही मेड्स ने तो हस्बैंड मुझसे चिढ़ने लगते हैं अगर पता चल जाए तो। एक आप जो मेन इसमें चेंज कर सकती हो ना, वो ये है, देखो आपको पता है आपकी सास इन सब लोगों से बात कर करके आपकी बुराइयां कर रही हैं, ये उनकी बात को सच मान रहे हैं क्योंकि आप अपना पक्ष वहाँ रख ही नहीं रही। अब मैं मान रही हूँ कि वो लोग कोई जज थोड़े ही हैं कि हर एक के सामने आप अपनी सफाइयाँ देते फिरो, लेकिन जब आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न वही है जो आपकी सास कह रही हैं, उसकी पुष्टि आपका उनसे ना घुलना मिलना ना बात करना कर देता है। तो आप जितनी जेन्युइनली बात कर सकते हो नॉर्मल, उन लोगों को एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में छोड़ना है आपको कि वही सोचें कि यार लगा तो नहीं ऐसी होगी। अगर ये कन्फ्यूज़न भी हो गया ना, मान लो कि वो आप पे नहीं भी ट्रस्ट कर रहे, लेकिन एक कन्फ्यूज़न सा भी उनके दिमाग में आ गया ना कि यार ये सास तो ऐसे कह रही थी, बहू लगी तो नहीं है ऐसी, तो भी कम से कम वो आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, है ना। तो हमारी सबसे बड़ी कमी वही हो जाती है कि एक आदमी हमारी बुराइयां जा जा के सब जगह कर रहा है, हम अपना पक्ष हर एक के सामने तो क्या रखेंगे, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी भी नहीं छुपा रहे। हम उल्टा, हमें क्योंकि बुरा लग रहा है, हम सही नहीं फील कर रहे, इसलिए हम जितना बोलते हैं या जो हम हैं वो भी नहीं दिखा पा रहे उन्हें, तो उनको पता ही नहीं चल रहा हम क्या है। तो जो जिसने बता दिया उनको वही सही लग रहा है, उसी अकॉर्डिंग वो फिर हमसे बिहेव कर रहे हैं। आप ओरिजिनली क्या हो इतना उन्हें पता लग जाए, थोड़ा सा इतना लोगों से बातचीत शुरू करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर देना। मेरी दादी सास हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं, मेरे चाचा ससुर भी हैं जो विदेश में हैं। दादी सास के पास जो खुश भी हैं वो उन्होंने चाचा ससुर को दे दिया, जो कुछ भी है
अब मुझे कहती हैं कि मेरी सेवा तुम ही करो, जबकि वो उनको खर्चा तक भी नहीं देते। हस्बैंड को मैं मना भी नहीं कर सकती। हस्बैंड का कहना है दादी ने हमें हमारे माँ पापा के जाने के बाद संभाला है, जबकि दादी ने हमें कभी भी 1 रुपया भी नहीं दिया। सेवा मैं करूं, घर का कोई भी सामान कहती हैं कि मेरे घर में ही रहना चाहिए। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि घर छोड़ के चली जाऊं। प्लीज़ क्या करूं? अपने हस्बैंड से ही बात करो, और अगर आपका काम नहीं करने का मन है भाई, आप उनके लिए केयर टेकर लगा सकते हो। लेकिन आपके हस्बैंड अलग तरीके से सोच रहे हैं, वो अपनी परवरिश का एक उतार रहे हैं। आप अलग तरीके से सोच रहे हो क्योंकि आपके हस्बैंड की परवरिश करी है, आपकी तो करी नहीं है, तो आपको फील नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी तो जा रही है, वहाँ सेवा करूँ मैं। तो सोचने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। बीच का रास्ता यह हो सकता है, आपके हस्बैंड को सेवा करानी है, आपको नहीं करनी है। सिंपल है, उनके लिए केयर टेकर रख दो, वो उनका ध्यान रख लेगी। आप अपना, जब आपका काम कम हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी। ऐसे कर लो अगर हो सकता है पॉसिबल तो। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो आप? इतने सारे कमेंट सुनकर आपको नेगेटिविटी नहीं होती क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? कई बार तो रोना भी आता है। बहन, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें सुननी ही नहीं चाहिए ऐसी टेंशन की बातें, पहली चीज़। ठीक है, एक बार बिग बॉस में भेजा था किसी प्रेग्नेंट सेलिब्रिटी को, लेकिन जो घर में माहौल था ना, उसको समय से पहले वापस भेज दिया था। इसीलिए तो आपको दूसरों की इतनी टेंशन भरी बातें नहीं सुननी चाहिए, है ना। रही बात मेरी कि मुझे निगेटिविटी नहीं होती, मुझे नहीं होती निगेटिविटी। कोई क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाती हूँ ऐसे केसेस में, जो मैंने आज तक कहीं सुने नहीं होते। लेकिन मोस्टली केसेस मैंने या तो सुने हैं या देखे हैं अपने आसपास, या फील करे हैं, या ऐसे लोगों को झेलते हुए देखा। कुछ भी मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ पहले देखी है, तो इसलिए भी नहीं पता चलता कि मुझे पता है कि हाँ ये करने के बाद ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ वही होती है कि निगेटिविटी मुझे इसलिए नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जवाबों के द्वारा जो लोग बाहर निकल रहे हैं उस चीज़ से, तो मेरे को अपने कामों के लिए वो फील आता है कि हाँ, जो भी जिसकी लाइफ में गलत हो भी रहा है ना, मैं हेल्प ही कर रही हूँ उसको ठीक करने के लिए। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि फाइनली मैंने कुछ किसी के लिए, एक छोटी सी सही लेकिन एक अच्छा काम कर दिया। तो इसलिए नहीं आती इस एपिसोड के बाद निगेटिविटी। लेकिन किसी किसी की प्रॉब्लम इतनी दुख भरी सी रहती है, इतनी मार्मिक, तो 1 आध मिनट के लिए तब हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, है ना। फिर लेकिन ठीक है, हो गया तो उसके बाद अब क्या करना है। मेरा हमेशा यही है, कितना भी बड़ा दुख आ जाए आपके ऊपर, हमारे ऊपर, लाइफ में कभी भी किसी के भी साथ, उसको समझाना है ना, तो यही कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम है वो हो गई, उनका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब आगे करना क्या है। तो वो अगर आप सोचते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हो हर चीज़ से। सारे मेरे लिए दुआएं और कमेंट आए हैं, सब तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। एक ने मुझे यही बोला कि वो अपनी मम्मी और बहन के बिना अकेलापन फील करती थी, जब से मैं मिली हूँ वो खुश हैं। और एक आया है कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी पहले अपने रिश्तों को लेकर, लेकिन आपके वीडियो देखकर आपकी तरह सोचती हूँ, सब सॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी बात, टॉक्सिक लोगों से डील कर लेती हूँ। लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है कि मेरे हस्बैंड मुझे देखकर हैरान हैं कि मैं 1 महीने पहले तक क्या थी और अब क्या हूँ। लव यू मैम। बस ऐसे ही खुश रहो सब। नेक्स्ट, मेरी सास मेरे से 10-10 दिन तक बात नहीं करती, पता नहीं चलता किस बात से नाराज़ है, कुछ भी बताती नहीं। आता कि मेरे हस्बैंड के साथ भी सही से नहीं बोलती, कुछ कह देते हैं तो लड़ाई करने लग जाती हैं, कहती हैं अलग हो जाओ। हम कुछ भी कहते हैं कि ऐसा करना है तो हमेशा उसके अपोजिट करती हैं, पूरा टाइम मुंह फुला कर रखती हैं। कभी कभी तो उनकी वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, और भी बहुत कुछ। सब कुछ लिखने बैठूँगी तो कमेंट बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ बताएँ कि क्या करें। हम दोनों को बहुत परेशान कर रखा है, बात बात पर मेरे गाँव वालों को फ़ोन कर देती है। बस ये एंड वाली बात थोड़ी सी हार्ड टू टैकल है कि बात बात पे आपके घर वालों को फ़ोन कर देती हैं। बाकी ये जो मिनट मिनट में गुस्सा करने वाली बात है, यही है जो आप कहोगे वो उसका उल्टा ही करेंगी। इनको ना डील करने का सबसे बढ़िया तरीका वो होता है, उनको एज अ बच्चा मान के चलो। आप सोचोगे ना, मानने लगोगे कि जैसे बच्चा नहीं होता, एग्जैक्टली वैसा ही, कि जो कहोगे उसका उल्टा करेगा, है ना। कुछ भी कर लोगे मुंह बना रहेगा, एक गुस्सैल किस्म का बच्चा नहीं होता, उस तरीके का। और दूसरी चीज़ यह है, जो आदमी हर टाइम मुंह फुला के ही रखे ना, मेरे हिसाब से वो
उतना ही आसान है उसको डील करना जो हर टाइम खुश रहने वाला आदमी है। जो गुस्से की बात पे गुस्सा होता हो, खुशी की बात पे खुश होता हो, उसके साथ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये करूँ नहीं करूँ, क्योंकि अच्छा खासा आदमी है, अब इसको गुस्सा आ जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। एक आदमी का 24 घंटे मुंह बना हुआ है तो टेंशन ही ख़त्म, उसका तो बना हुआ ही है, तो बना ही रहने तो क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों उसको खुश करना आपको, जब पता ही है वो खुश होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है ना। तो उनके साथ जो है कुल मिला के अपना दिमाग कम लगाओ, उनको इतना सीरियसली मत लो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भाई ये तो सुबह से रात तक गुस्से में ही रहेंगी, कुछ बोलेंगे उल्टा बोलेंगी। आपके सारे कहना चाहिए, देखो अगर थोड़ा सा मैं वो हो जाऊँ ना, कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, सार्कास्टिक या कुछ और, आपके तो सारे भाई वो बोल नहीं रही आपसे, किसका फ़ायदा है। एक आदमी जब मुंह खोलेगा टी 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 हमें किलसाने वाली बात कर रहा है और वो चुप बैठा है, चाहे वो गुस्से में बैठा है, फ़ायदा हो गया आपका। ज़्यादा बोल रहे हो, कह रही अलग हो सकते हो जाओ। अकेले बच्चे वो नहीं रह सकते, उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। पता है होना तो है नहीं, कितनी बार भी कह ले, हो सकते हो तो हो ही जाओ। तीसरी चीज़ क्या है, सारा दिन गुस्से में रहती हैं, वो भी टेंशन ख़त्म। जब सारा दिन ही रहती हैं तो रहती हैं, कौन ऐसा है जो उनको गुस्से से हटा दे, तो इतना ज़्यादा उनको सीरियसली मत लो। कुल मिला के एक लाइन ये है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं आपके वीडियो बहुत टाइम से देख रही हूँ, एक मेरी भी हेल्प कर दो। मेरा एक 10 साल का बेटा है, दूसरा 1 साल का। मैं कुछ भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, वो भी मेरा होगा नहीं हो पाता क्योंकि होम ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, एक 10 साल का, एक 1 साल का, एक तो एज डिफरेंस इतना है। अगर थोड़ा आपका बेटा होता सिंसियर 10 साल वाला तो ये चीज़ आपके हित में भी जाती, वो काफ़ी हद तक छोटे बच्चे को संभाल लेता। लेकिन 1 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसके साथ एक फ़िक्स रूटीन फॉलो कर लो। 1 साल में तो माँ को समझ में ही आता है अपने शरीर का भी और बच्चे का भी सही से, कि किस टाइम उठेगा, कितना खाएगा, क्या इसकी आदतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या एलर्जीज़ हैं, क्या उसको अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है आपको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी रूटीन में वापस आने के लिए जद्दोजहद मत करो, आ जाएगा सब धीरे धीरे, है ना। फ़िलहाल उसको अभी पाल लो जी लगा के। नेक्स्ट, दी मुझे स्टेज पर कुछ भी बोलने में काफ़ी घबराहट होती है और मैं जानते हुए भी भूल जाती हूँ। इस परेशानी को कैसे दूर करूँ, प्लीज़ बताएं। आप जानते हुए भी इसलिए भूल जाती हैं क्योंकि आप सोच रही होती हैं मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, आप भीड़ में लोगों की आंखों में देखने लगती होंगी। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मेरे को 12,000 लोग देख रहे हैं या 10,000 लोग देख रहे हैं। अगर मैं उन सबको एक साथ देखूँ ना तो शायद मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले। अगर मेरे सामने 1000 तो छोड़ो, अगर मेरे सामने 500 लोग भी बैठे हों और इस तरीके से क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे और मैं जवाब दूँ ना, तो शायद मैं एक सवाल का भी जवाब ना दे पाऊँ। ठीक है, क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कैमरे में देखना है। मैं ये नहीं सोच रही कि मेरे जवाब कितने लोग सुनेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। मैं जस्ट नॉर्मल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। सेम चीज़ है, अगर आप स्टेज पर खड़े हो, ठीक है, आप 2-4 सीढ़ी चढ़ गए, वहाँ पहुँच गए, आपने एक बार भीड़ को देख लिया, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस शुरू करो, चाहे वो कोई सी भी हो, पूरा दिमाग अपनी परफॉर्मेंस में लगाओ कि आप क्या बोल रहे हो, इससे अगला क्या बोलना है, इससे अगला क्या बोलना है। उस टाइम पे उनको मत देखो जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं। करके देखना, आप ये सोच के करो कि आप अकेले कमरे में शीशे के सामने अगर कर रहे हो तो कैसे करोगे, पूरा ध्यान वही रखो, ये मत सोचो कि वो क्या सोच रहा है। आप अच्छा करोगे, एंड में तालियां ही सुनने को मिलेंगी। तो ये ट्राई करना कि स्टेज पे हम खड़े हैं, लेकिन एक्ट ऐसे करो कि आप अपने कमरे में हो, बिल्कुल अकेले कमरे में। आप कैसे करोगे परफॉर्म, वैसे करो, नहीं भूलोगे इस बार। दीदी मैं 20 साल की हूँ, पर मेरी शादी 14 साल में ही हो गई क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मैच्योर हूँ। मेरी सास टॉक्सिक थी, इसलिए हम अलग सिटी में रहते हैं, पर मेरी सास देवरानी बहुत तेज़ हैं। आप बताओ मैं कैसे। कुछ करना नहीं है बेटा आपको, 20 साल की हो आप, ठीक है, बच्चे आपके हो गए। अब निगेटिव उसमें देखोगी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप सही से कहना 40-45 की जब आप होगी ना, आपके बच्चे तब तक 20-20 साल के हो जाएंगे, 25-25 साल के। तो अब तो आपकी जो कहना एक लाइफ थी ना, वो
आ गई है ट्रैक पे, तो वहाँ पर अब आपको अपने बच्चे पालने, खुश रहो। सास और देवरानी तेज हैं या धीमी हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हो अपनी लाइफ में, आपको क्या चाहिए, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बस उसकी तरफ देखो। इधर उधर ना, हर दूसरी महिला अपनी कीमती एनर्जी जो वो पता नहीं क्या क्या बनने में लगा सकती थी, अच्छा वो इसी चीज़ में ख़त्म करे दे रही है कि मेरी सास क्या कह रही है, मेरी जेठानी क्या कह रही है, मेरी नंद क्या कह रही है। भूल जाओ। जब मिलें बढ़िया सी, असली या नकली, स्माइल के साथ मिलो, शामिल हो कामों में, साथ रहना पड़ नहीं रहा, अलग हो ही गए हो, सॉर्टेड है लाइफ। तो अपना बस अपने लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, आगे लाइफ में और क्या चाहिए उसकी तरफ सोचो। इनकी तरफ मत सोचो कि इनके साथ क्या करूँगी मैं, ये तेज़ हैं तो आप धीमे से ही आप पीछे चल लो, जाने दो तेज को आगे। दी मेरा भाई और मैं ट्रेन से घर जा रहे थे, मैं बाथरूम में गई तो शायद भाई ने मेरा बैग चेक किया, जब मैं बोला तो बोला भाई, आगे ख़त्म। अब इसमें भाई बैग चेक कर रहा है, इसमें क्या ही बात होगी, पैसे वैसे चुराए हों तो सोचने की बात है, बाकी तो पूछ लो, भाई तो है, क्या कर रहा था बैग में। नेक्स्ट, मैनिफेस्टिंग के बारे में बताएं कुछ, इफ़ इट्स ट्रू और नॉट। लगता तो है सच है, लेकिन ऐसे जैसे वीडियो में बताते हैं इतना सच है ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ भी मांगोगे और मिल जाएगा। इस पे मैंने एक फ़नी वो देखी थी रील मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि आपका जो भी आप मांग रहे हो ना, अब उसको यूनिवर्स कह लो, महादेव कह लो, माता रानी कह लो, कृष्ण जी कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी आप जिस भी पावर को मानते हो, है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये तो सब धर्म मानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमारी बॉडी के अंदर है। ये आपने सुना भी होगा कई बार, हमने खाना खा लिया, अब अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, हम क्या वो दबा दबा के निकाल रहे हैं पाचक रस, दिल को क्या हम पंप खुद कर रहे हैं, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, कितनी बार हम प्राणायाम के टाइम ही तो सोच के ले रहे हैं, बाकी ऑटोमेटिक चल रहा है। तो एक फ़ोर्स तो है जो सब कुछ चला रही है, ठीक है, और वही फोर्स इसमें मानते हैं मैनिफेस्टेशन में कि आपको आपकी मनवांछित चीज़ें देती है। तो इतनी कोई ये नई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि जो हम पूजा अर्चना करते थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छे से मांगते हैं, हमें वो चाहिए ही चाहिए और उसी दिशा में हम काम कर रहे होते हैं, है ना, साथ ही हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि जब वो मिल जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। यही सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन कहलाने लगी हैं। इसमें यही तो कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए इन फ्यूचर, आप वो जब हो जाएगा तो आपकी लाइफ कैसे होगी उस तरीके से आप फील करो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास धीरे धीरे आ जाती है। तो ये ही है इसका, ये तो ये होती तो है मैनिफेस्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस पर पूरी तरह ट्रस्ट है नहीं और आपने जस्ट वही जी कॉपी पे ये लिख दिया, वो लिख दिया, फला पोर्टल में लिख दिया, ढिमके पोर्टल में, ये सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी ईश्वर हैं, यूनिवर्स मान लो उन्हें, तो जो मांगोगे ये मुझे भी लगता है वो तो बैठे दे नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए कुछ उल्टी चीज़ मांग ली जो आपका सत्यानाश ही करेगी या आपके लिए ठीक नहीं है, वो नहीं देंगे, आप कितने ही सिर मार लो। तो आपका काम है मांगने का, आपके लिए ठीक होगा देते रहेंगे भगवान, नहीं होगा नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो मांग रहे हो उसके लिए जो ज़रूरी काम है ना वो आपको करने पड़ेंगे। ये मान के चलो कि वो आपको मिल गया या मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ें आप दिमाग में जितनी रखोगे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके काम उसी दिशा में चलते जाते हैं और एंड में वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये है सिंपल सी भाषा में मैनिफेस्टेशन। खाली लिखने से, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, जो चाहिए उसके दिशा में अगर आप काम भी कर रहे हो ना लगातार, तो हो जाती हैं चीज़ें। अगला प्रश्न, मेरी गवर्नमेंट जॉब मेरी शादी से पहले लग गई थी, जिसके लालच में मेरे सास ससुर ने आगे होकर मेरे लिए रिश्ता भेजा। उन लोगों की चालाकी को मेरे माँ पापा समझ नहीं पाए, उनकी बातों में आकर मेरी शादी भी कर दी। शादी के बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड को ये बोलना शुरू कर दिया कि इससे पैसे लिया कर हमने शादी इसीलिए ही तो करी थी।
जब मैं जॉब पर चली जाती हूँ तो उन्हें मेरे खिलाफ़ बोलती रहती हैं, हमारे बीच लड़ाई करवाती हैं। पैरों की जूती बना कर रखा, कब तक नहीं लेगा उससे पैसे। रख, अच्छा, पैरों की जूती बना के रख, कब तक नहीं लेगा उससे पैसे। जबकि वो कई बार बोल चुके हैं कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो बोलती है हमें लेकर दे दो। बड़ा बेटा हमसे ज़्यादा कमाता है बट फिर भी उनसे नहीं मांगती। बड़ी बहू का सारा खर्चा उठाती हैं, मुझसे उम्मीद करती हैं मैं अपनी सैलरी भी उन्हें दूँ। क्या करूँ प्लीज़ बताएं, कब तक बर्दाश्त करूँ। हस्बैंड का सपोर्ट है यार, बट सास की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अलग रहती हूँ फिर भी परेशान करती रहती हैं। करने दो उन्हें परेशान। आपकी किस्मत अच्छी यहाँ पर है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने देने की। ये वो जैसे चल रहा है चलने दो। हेलो मैम, मेरी एक प्रॉब्लम का सलूशन बता दीजिए। मेरी जेठानी जी की हमेशा मैंने रिस्पेक्ट करी, उन्होंने घर के कामों में कभी मेरी हेल्प नहीं की। हमेशा मेरी सासू से बढ़कर मुझ पर हुक्म चलाया। मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर सहने की भी एक सीमा होती है, ये उन्होंने कभी नहीं समझा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके सामने इंसल्ट करती हैं, चिल्लाती हैं तो बुरा लगता है। बेटा कहता है जवाब क्यों नहीं देती, जब चाहे मेरी बैंड बजा कर चली जाती हैं। मैं क्या करूं प्लीज़ मैम बताइए, इंतज़ार करूंगी, थैंक यू। मेरे से पहले आपके बेटे ने बता दिया आपको क्या करना है। जवाब क्यों नहीं देती, क्यों ही सुन रही हो। एक बार दे वो दोगी हो जाएगा, काहे का डर लग रहा है। बहू आप भी हो, बहू वो भी है। इतने सालों से हुक्म चला लिया, आपने सेवा चला ली, अब नहीं हो रही बर्दाश्त इंसल्ट तो बोल दो। ज़बान है ना मुंह में, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। बच्चे बड़े हो ही रहे हैं आपके, उन्हें बुरा लगता होगा हमारी मम्मी की जब आती है बैंड बजा के चली जाती है। तो सही कह रहा है बेटा आपका। नेक्स्ट, मेरा 5 इयर्स और 6 मंथ के 2 बच्चे हैं। एंजाइटी का प्रॉब्लम है मेरा दी, इसका रीज़न भी सासू माँ है। कभी अच्छे से बात करती हैं जब उनको ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत मिसबिहेव करती हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ शादी के 10 साल हो गए हैं, तब से लेके आज तक ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनके साथ तो छोटे से ही ऐसा होता आ रहा है। ससुर जी नहीं है, कैसे ये रिलेशन रखूं। ग्रैंड पेरेंट्स वाला गिल्ट फील होता है। आपके हस्बैंड जैसे झेल रहे हैं आप भी झेलते रहो भाई। जब वो अपने बेटे के साथ ये कर सकती हैं तो आप तो आगे की चीज़ है ना। जैसे चल रहा है चलने दो, हर एक को सुधार नहीं सकते यार। हमें भी लग रहा है हर चीज़ सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। हम कोई अभी जो पिछले में आया था, हम यूनिवर्स थोड़े ही लग रहे हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। उसका अपना फ्रीक्वेंसी है कि भाई उसको ऐसे ही बिहेव करना है तो करेगा ही, जो इसको जैसा करना है। आपके हिसाब से सारी चीज़ें थोड़ी हो जाएंगी। तो आपका और आपके पति का अगर बॉन्डिंग सही चल रही है ना, तो वैसे रहे करो। मस्त रम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो जो ठीक आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। मस्त रहो अपना आपस में। जब वो सही से बोले करें आप भी सही से बोल ले करो, जब वो डायलॉग बाजी करे करें तो निकल लिया करो पतली गली पकड़ के। मत करो रिएक्ट। रिएक्ट भी तो वही करने का फ़ायदा है जो समझ में आए सामने वाले को, वरना घर में कलेश डलेगा। तो सिंपल, सुकून। मैम प्लीज़ आंसर मी ऑल्सो, शिफ्टिंग के बाद घर को कैसे मैनेज करूं। लाइफ और माइंड ब्लॉक सा हो गया है, बट घर मैनेज नहीं हो पा रहा। माई किड्स स्कूल इज़ अबाउट टू स्टार्ट नाउ, माई एनजाइटी इज़ ऑन पीक, आई एम आस्किंग इट 3rd टाइम, प्लीज़ सजेस्ट मैम। तीसरी बार पूछा है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं था। सिंपल सी बात है, जो भी स्टार्टिंग की चीज़ें चाहिए ना, जैसे सबसे पहले अपना किचन सेट कर लो, और बच्चों की यूनिफॉर्म, और एटलीस्ट 5-5 जोड़ी के करीब कपड़े, 4-5 के, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, इतना ठीक है ना। जो बेसिक चीज़ें जो डेली में डेली ही कहना यूज़ होती ही हैं, उन चीज़ों को निकालो और ऐसे रख दो कि वो आपको सिंगल स्टेप में अपना मिल जाए। फिर अपना धीरे धीरे जब आपका हिम्मत पड़ती रहे, एक एक अलमारी या एक एक कमरा जैसे सही लगे वो सेट हो जाएगा। एंजाइटी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका घर है, आप ही को संभालना है। तो सबसे पहले किचन, और उसके बाद दूसरा जो एक बैठक रहती है आपका ड्राइंग रूम जहाँ पर भी है, उसको सेट कर लो। बाकी चीज़ें ना धीरे धीरे महीनों में जाके घर सेट होता है, इतनी जल्दीबाजी नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आपकी सजेशन सब पर काम कर रही हैं, पर मेरे हस्बैंड पर कोई असर नहीं हो रहा। वे शक करते हैं। मेरे स्कूल के अलावा कोई भी ड्यूटी आती है तो मुझे बहुत दुखी कर देते हैं। प्रिंसिपल से भी लड़ाई कर लेते हैं, मेरी सारी पेमेंट ले लेते हैं। अपने माँ बाप और भाई बहनों के भक्त हैं बस।
अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी पे ही तमाशे कर रहे हैं तो ना साथ ले जाया करो, चल ले दो, क्या मेरे साथ चल लो। और पेमेंट भैया वही है जो मैं बता रही थी, बैंक से उतनी ही निकालो जितनी हाथ के हाथ खर्च करनी हो, फालतू रखो ही मत घर में, तो लेंगे कहाँ से, है ना। और रही बात प्रिंसिपल से लड़ाई की, तो वो प्रिंसिपल और उन्हें सुलट लेने दो। मेरे हिसाब से तो आप बीच में मत पड़ो। आपको कहें प्रिंसिपल, उन्हें कह दो जी भाई मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैंने थोड़ा ही भेजा था कि जाओ लड़के आओ, अब आ गए लड़ने, क्या ही करूँ, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। और अगर वो इन्हें कुछ करें भी ना तो बीच में मतलब बोलना ही मत, चाहे वो इन्हें कुछ कहें या ये इन्हें कुछ कहें, आप बीच में मत बोलना। वो मुद्दा अपने से अलग ही रखो। रही बात बाहर की ड्यूटी की, तो कह दे करो जी, सब परेशान करने के बजाय आप साथ चल लिया करो मेरे। नेक्स्ट, मेरे मामा के सुसाइड के बाद हमने उनका बेटा अपने साथ रखा, बड़े होके वो नशा करता है। मेरी माँ से प्रॉपर्टी इमोशनल ब्लैकमेल करके 3 प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुका। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप उसकी वजह से मेरे 2 सौतेले भाइयों और मुझे पूछते ही नहीं, ना कोई पैसा प्रॉपर्टी देते हैं। जब मैंने इन सब का विरोध किया तो मुझे ड्रग सेंटर, ड्रगी, मेंटल कह के उठवा दिया। मेरी माँ ने अपने भतीजे के साथ मिलके मुझे मेरे ही घर से बाहर कर दिया, जो आधा घर मेरे स्टेप डैड मेरे ही नाम कर दिए थे मरने से पहले। मतलब समझ में नहीं आ रहा इसमें स्टेप डैड, आपके घर में थोड़ा सा मतलब रिश्तों के साथ खचड़ पुचड़ सी हो रही है। अब बात यह है जी, जब घर के बड़े जिनके हाथ में डिसीजन है ना, अब उनकी बुद्धि अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे, वो भावनाओं में बह के पार्शियलिटी कर रहे हैं, या किसी एक को सब कुछ दे दिया दूसरे को पूछ नहीं रहे, या नॉन डिज़र्विंग के साथ इमोशनली अटैच होके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ना उनको कुछ कर नहीं सकते। बात ये है। अब ये अति थी कि ड्रग एडिक्ट कह के आपको उठवा ही दिया, मतलब ऐसे कैसे कोई उठा के ले गया। डॉक्टर ने चेकअप वेकअप नहीं करते क्या, वहाँ ऐसे ही ले जाते हैं। कोई भी कह दे कि हाँ ये ड्रग एडिक्ट है तो उठा के ले जाएंगे, कुछ चेकअप वेकअप होता होगा ना, तभी तो लेके जाते होंगे। तो ये मुझे थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन लग रही है। लेकिन रही बात प्रॉपर्टी की, तो भाई इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, इस पे आप लीगल एक्शन तो किसी पे ले नहीं सकते कि उन्हें क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। और अगर आपके नाम वाम है तो ले भी सकते हो लीगल एक्शन फिर। लेकिन कोई बुढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, टीनेज वाला, आप इन्हें समझा नहीं सकते। बोल सकते हो 1 बार 2 बार, जो इस भाषा में उसको समझ में थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने कहा और वैसे चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ आपकी जो स्थिति है ना वो ख़राब ही है। नशा वो कर रहा है, बताओ, उठवा आपको दिया, ये नहीं, ये कैड़ा था काम है। चलो नेक्स्ट। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं जब देखती हूँ कि सामने वाला उल्लू बना रहा, डिप्लोमेटिक चल रहा है मुझसे, फिर उससे डिप्लोमेटिक नहीं चला जाता। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हूँ, क्या करूँ जो ये अपना बिहेवियर बदल सकूँ। क्यों बदलना है, जैसी हो वैसी रहो। मेरा तो काम चल रहा है इतने सालों में इसी तरीके से, तुम्हारा भी चल ही जाएगा। क्यों होना डिप्लोमेटिक, मतलब हमें पता है सामने से कोई आ रहा है, उल्लू बना रहा है हमारा, झूठ बोलने से तो अच्छा फिर वो है नहीं देना रिएक्शन, जस्ट अ स्माइल वो कर दो, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमें वो बुरा लग रहा है फेक बातें करता हुआ, हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो रहो, शब्द अच्छे चुन सकती हो, ये कर सकते हो भाई। किसी को गालियाँ निकाल के वो बात बोलने से अच्छा आपको कहना है कि भाई, किसी को आपको बोलना है कि तू बिल्कुल कमीन आदमी है और तेरे से जलील आदमी हमने आज तक नहीं देखा, या तेरे बस की कुछ नहीं है। मान लो हमारे मन में जज्बात ऐसे आ रहे हैं उसको ये कहने के लिए, है ना, तो हम ये ना कह के उसको बोल सकते हैं ना कि भाई आपसे ज़्यादा हमने बेकार आदमी नहीं देखा आज तक, किसी काम में भी ढंग से नहीं कर रहे आप तक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, मतलब बदतमीज़ी मत करो, लेकिन बात सीधे कहना कोई बुरी बात थोड़ा ही है। क्या ही फ़ायदा घुमा, मेरे को तो अभी भी गुस्सा आता कोई घुमा फिरा के आता मेरे, इतना तो मैं अभी भी मुंह पे भी कह देती हूँ कि ये बात तो तुम सीधे भी कह सकते थे, इतनी लंबी स्टोरी इधर उधर करने की क्या ही ज़रूरत थी। तो होता भी है कि कई बार क्या जी बुरा लग जाता है या ऐसे थोड़ी कहा जाता है, तो मुझे लगता है मैं उनसे ही पूछती हूँ कि ऐसे क्यों नहीं कहा जाता। अगर कोई चीज़ सीधी सीधी है तो उसे सीधी सीधी थोड़ा बोल दे तो ज़्यादा आसानी रहे ना समझने में, फालतू की स्टोरियाँ क्यों बनानी है।
अगला क्वेश्चन अगेन बड़ा है। मुद्दा ये है कि इनकी जॉब जो है वो कहीं और है और सास ससुर हस्बैंड और 7 साल का बेटा रहते हैं वहाँ, और ये अपनी जॉब पे रहती हैं। अभी ट्रांसफ़र का इंतज़ार देख रहे थे, वो हुआ नहीं, तो ये लोग काफ़ी रोए हैं। बच्चा भी कह रहा है कि भाई आ जाओ, ये है वो है। जब हस्बैंड की, मेरे को लगता है जब बच्चा मतलब इतना वो हो रहा है आपके, जब हस्बैंड की परमानेंट जॉब नहीं है तो वो भी तो छोड़ सकते हैं। जहाँ आपकी जॉब है वहाँ रह लो सारे, और अगर वहाँ रहने की स्थिति नहीं है, कुछ भी है, डेली अप डाउन ऑब्वियसली हो नहीं सकता होगा, इसलिए आप नहीं मतलब आ पा रहे, उसका दूसरा ऑप्शन वही है कि वहीं रह लो फिर सारे, अगर नहीं हो रहा। क्योंकि भाई प्रमोशन का तो मुझे लग रहा है, ये प्रमोशन कह रही हूँ, ट्रांसफ़र का तो मामला ऐसे ही है। आप शायद बेसिक में होंगे, उनका तो ऐसे ही रहता, कब होंगे कुछ नहीं पता। आदमी ज़्यादातर जो है ना इस तरीके के, वो जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है वहाँ से आसपास घर ही बना लिया उन्होंने। ये कर सकते हो आप, अगर इतने पैसे हैं तो उस गांव में या जहाँ पर भी जॉब है, अगर वहाँ रहने की स्थिति नहीं है तो जहाँ ऐसी जगह पर कहीं मकान भी लोग बना लेते हैं, रेंट पर रह लेते हैं, जहाँ से डेली अप डाउन हो सके, तो उसके बाद एटलीस्ट फैमिली साथ रह लेगी। नेक्स्ट, दी आपकी और भैया की लड़ाई नहीं होती क्या? लड़ चुके हम शुरू में, जितना लड़ना था अभी पता है अब नहीं होती। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 5 साल हो गए, बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, बट शादी के बाद जॉब नहीं कर पाई, पहले लॉकडाउन हो गया, फिर बेबी, अब मैं महाराष्ट्र के गांव में शिफ्ट हो गई हूँ। शादी के बाद तो यहाँ लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती है, बेबी 4 साल का है बट कोई देखने वाला नहीं है, जॉब करना चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ सजेस्ट। 1-2 साल और उसे बच्चे को देख लो, अभी आप 4 साल का है ना, छोटा है, और इतने लैंग्वेज में जो बैरियर आ रहा है उसको सीखो, वरना जॉब में परेशानी आएगी। तो ऐसा नहीं है, जब सीखने बैठोगी तो आएगी नहीं महाराष्ट्र में, तो वहाँ की भाषा सीखो, फिर अपना बढ़िया सा रेज्यूम बनाओ 1-1.5 साल में, तब जॉब के लिए दोबारा निकलो पूरी तैयारी के साथ। नेक्स्ट, आपकी ट्विंस बेटियां हैं तो आप दोनों में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? नेचुरल है कोई काम, कोई ज़्यादा होता है किसी कम में, जैसे स्टडी, डांस, प्ले या कोई और टैलेंट, आप कैसे डील करते हो दोनों का कॉन्फिडेंस बना रहे एंड लेफ्ट आउट या पार्शियलिटी ना फील करे दूसरा वाला? मैं तो सिंपल उनको हमेशा मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़्यादा काबिल हैं। कितना ही मैं डांटती रहूँ उन्हें कि ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उन्हें दिखता भी है और वो भी है कि वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका एक अलग टाइप है और तुम्हारा एक अलग टाइप है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हो। तो फिर भी वो तो रहते ही है, एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो बच्चे आपस में कंपेयर करते ही हैं, लेकिन हीन भावना ना आए, इसका मैं पक्का ध्यान रखती हूँ। तो जो भी थोड़ा सा भी लेफ़्ट आउट फील करता है ना अपने को लेके या कुछ और है, तो मैं तुरंत उसको मोटिवेट कर देती हूँ कि नहीं, तेरा ये चीज़ अगर कम भी है तो तेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आ जाता है वापस उनमें कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, आप जिम में क्या क्या और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते थे? ट्रेनर कितने पैसे लेता है? किस टाइप का जिम था? थोड़ा डिस्कस करिए प्लीज़। एंड आफ्टर जिम आपका वेट लॉस या इंच लॉस कितना हुआ? एनर्जी एंड स्टेमिना में क्या डिफरेंस आया? देखो जी, वहाँ कार्डियो भी होती थी, योगा भी होता था थोड़ी देर का 15-20 मिनट का, और 15-20 मिनट का जुम्बा। ठीक, ये तो हुई क्या क्या करते थे। ट्रेनर पैसे कितने लेता था? 1000 पर मंथ उसके चार्जेस थे। किस टाइप का जिम था? ऊपर वो लोग रहते थे, नीचे के पोर्शन में उन्होंने जिम बनाया हुआ था जो मैम थी वहाँ पे। ठीक, और रही बात इसकी, आफ्टर जिम आपका वेट लॉस या इंच लॉस, बहन मैंने नापा नहीं बस फ़र्क इतना दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि मैंने अभी सारे कपड़े जो थे वो इस बार जितने भी मंगाए हैं और आगे भी स्मॉल मंगा रही हूँ। पेट पे से मुझे एक टेंशन रहती थी कि थोड़ा भी श्रिंक हुआ तो स्मॉल वाला मुझे फंसने लगे थे, लेकिन अभी इतना मार्जिन है कि वो स्मॉल वाले थोड़ा बहुत सिकुड़ेंगे भी तो मुझे आ जाएंगे। ठीक, नापा मैंने नहीं, क्योंकि मैं वहाँ कुछ घटाने बढ़ाने गई ही नहीं थी। मैं जस्ट इसलिए गई थी कि छुट्टियों में नाना करते भी रूटीन बिगड़ जाता है सारा सुबह उठने का, तो सब कुछ बेकार सा हो जाता है। और इस बार हमारे कहीं जाने का प्लान था भी नहीं, तो आप सारा दिन घर में हो लगातार, आपको कहीं जाना ही नहीं है। पता लगा जब मैं घर में रहती हूँ ना तो गेट से बाहर निकल के ही नहीं देखते, जब कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं तभी जा रहे हैं। उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था।
फ़र्क क्या दिखा, स्टेमिना मेरा पहले से ठीक है ना, लेकिन जो कहना वो जो सिंपल सा है ना, जो कूद कूद के जो मूव्स या डांस करने छोड़ दिए थे, अब होते नहीं थे। सही बात तो वो है कि पिछले कुछ सालों में करे ही नहीं कि नहीं अब नहीं हो रही है, वो वापस आ गया। तो अब मैं वो डांस या वो स्पीड से स्टेप्स कर सकती हूँ जो मैं अपने 20s में करती थी। ये बस मुझे एक सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आया और इसीलिए मैं बड़ी खुश थी। किसको नहीं अच्छा लगेगा अपना पुराना बेस्ट चीज़ वापस पाना, तो वो है। मेरी मदर इन लॉ बहुत रोक टोक करती हैं, कभी कभी बहुत लेवल क्रॉस हो जाता है, फिर मैं भी आर्गूमेंट कर लेती हूँ, पर बाद में मुझे गिल्ट फील होता है। भैया बाद में गिल्ट फील होता है तो उस टाइम पे फिर चुप रहो, फिर लेवल क्रॉस हो या ना हो। अगर हमें गिल्ट फील हो रहा है तो इसका मतलब हमने सही नहीं करा अपने हिसाब से। तो जब आपको लगे कि अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ इनको जवाब देना ही है तब दो, अदरवाइज़ बाद में पछताने से अच्छा उस टाइम पे चुप रहो। फिर नेक्स्ट, बेबी 6 मंथ का है, घर के कज़न सिस्टर इन लॉ की शादी है और मैं वेट कम करना है। बेबी के पहले वेट 75 था तो कम किया था मैंने, बिकॉज ओवर वेट थी तो लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम आती है, बट आफ्टर बेबी अब वापस कम करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। सब हो जाएगा, इसमें सब हो जाएगा, लेकिन आप मेरा आंसर दें तो प्लीज़ एपिसोड के थंबनेल में डाल देना। ये एपिसोड मतलब मैं अभी नहीं कह सकती, इतने सारे क्वेश्चन में जो मुझे लगता है कि हाँ ये जा सकता वो भेजूँगी, आप देख लेना। इतना तो कर ही सकते हो, एक एपिसोड छोड़ के परसों जिस दिन भी आपने कमेंट किया है उसके 3 दिन बाद आपके जवाब आते हैं, तो वो देख लेना आप। थैंक यू सुनीता दी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं अपने मायके आई हूँ, मैंने अपनी वीडियो, आपकी वीडियो मम्मी को भी दिखाई, उनको बहुत पसंद आई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा घर तो अलग नहीं है बट एक ही घर में मैं अलग हूँ। मेरी सास और देवरानी से तो मतलब नहीं रखती, बट उनके साथ मैं 8 साल रही, वो जो मेरे साथ पार्शियलिटी की वो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। भूल इसलिए नहीं पा रहे होंगे, आपके पास ढंग का कुछ करने को होगा नहीं। जब आप अपनी लाइफ में वास्तव में व्यस्त हो जाओगे ना, अपने लिए कुछ करना शुरू कर दोगे, एग्जैक्टली कुछ नया, कुछ आगे बढ़ने वाली चीज़ अपने आप भूल जाओगी। वरना कुएं के मेंढक की तरह वही 7-8 जने परिवार के, इसने यूँ कह दिया, उसने यूँ कह दिया, उसने यूँ कह दिया, बस हम इसी में लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ गया। कुछ ढंग का अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो, 4 दिन में भूल जाओगी। पार्शियलिटी, दरियादली, ये वो सब अपना काम दिखाई देगा। फिर ये क्वेश्चन है, पिछला इसका हो चुका, लेकिन अब ये उसी में आगे कंटिन्यूएशन में रख रही हैं। इनका काफ़ी वर्कलोड है, ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी घर में वही परेशानी, वैल्यू नहीं है, ये वाली चीज़। अब इनका प्रश्न है, काम के बोझ तले दबे अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। देखो, ये मेडिटेशन और योगा वगैरह और आपका प्लानर बहुत हेल्प करता है ना। तो आप काफ़ी हद तक शांत रह के भी बहुत ज़्यादा 2-3 लोगों के बराबर अकेले काम कर सकते हो। नेक्स्ट, कैसे काम करूं कि अपनी बेटी को पढ़ा सकूं, थोड़ा अपने लिए समय निकाल लूं। हमारे काम का वक्त सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक है। भैया काम को समेटो, दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा। अगर आपके काम बढ़ रहे हैं तो कुछ काम आपको दूसरों को देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा है कि शॉर्ट में निपटाने पड़ेंगे, तभी निकलेंगे घंटे। आप सोचो कि जितना पहले था सब कुछ वैसा ही रहे और फिर मेरे पास एक्स्ट्रा घंटे भी निकल आए तो कैसे निकलेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, अपने कामों को थोड़ा सा सिंपल करेंगे, कम करेंगे, कुछ काम जो लोग और कर सकते हैं उनको करेंगे, बाकी परफेक्शन के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अगर हमें किसी काम के लिए विशेषतः 2 घंटे निकालने तो 2 घंटे निकाल लेंगे, उसके बाद बचे हुए टाइम में अपने रूटीन के काम पूरे करेंगे तो हो जाता है। किसी न किसी चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैम मैं 26 साल का हूँ, प्राइवेट में जॉब करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ज़बरदस्ती मुझसे शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करना चाहती, मेरा डिसीज़न है, पर मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। मैं इंडियन पेरेंट्स इतना टॉक्सिक क्यों होते हैं? उन्हें क्यों नहीं समझता कि ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज़ होती है। वो कभी अपने बच्चे को अधिकार नहीं देते, यहाँ तक कि शादी भी उनके पसंद के लड़के से करो। इतना कंट्रोल करना क्या सही है? और किस एज में बच्चों को पूरी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लें? माँ बाप अपना कंट्रोल छोड़ते ही नहीं। भैया पिछली बार भी यही बात हुई थी, हम अटके हुए हैं वेस्टर्न और इंडियन कल्चर के बीच में।
वहाँ तो वही है, 18 का हो गया, बच्चा चला गया छोड़ के, अडल्ट्री शुरू हो गई उसकी। अब यहाँ क्या है जी, यहाँ तो शादी के बाद भी होल्ड पूरा ही रहता है, कल्चर अभी यही है। अब बच्चों को चाहिए आज़ादी, तो वो मिले कैसे। अब रही बात आपकी कि जब आपको शादी करनी ही नहीं है, तो ऐसा सुनहरा निर्णय आप ले क्यों रही हैं। कोई भी माँ बाप, आप खुद मान के चलो, कल को अगर आपकी शादी होएगी, अगर क्या होएगी, है ना, एक बच्चे को पढ़ा दिया लिखा दिया, उसकी नौकरी लग गई नहीं लग गई, जो भी है, एक एज हो गई, अब वो कह रहा जी मैं शादी नहीं करूँगा। बीइंग अ माँ बाप आप क्या कर सकते हो, उसे कह ही सकते हो ना कि भाई क्यों नहीं करेगा। आप शादी करके कहीं सेटल हो जाओ, आपकी गृहस्थी शुरू हो जाए, है ना, एक तसल्ली हो जाती है शादी के बाद बच्चे की कि भाई कल को हम मर गए, हमारे बच्चे का लाइफ पार्टनर है, आगे की ज़िंदगी उसके साथ निकल जाएगी, बात ये होती है। तो ये सब स्वाभाविक है जो आपके माँ बाप कर रहे हैं। अब आपको क्यों नहीं करनी, अगर इसका कोई लॉजिक है एक्सप्लेन करो उन्हें, क्या पता वो कन्विंस हो जाए। और लॉजिक नहीं है कि नहीं करनी, बज्जी नहीं करनी, बज्जी नहीं करनी। अभी आप 26 की हो, 10 साल बाद 36 की या 46 होने के बाद आपके ज्ञान चक्षु खुले कि अरे मैं तो अकेली पढ़ रही हूँ, अब मुझे शादी करनी है, तब कौन करेगा शादी आपसे। ये वाली बात भी हो जाती है ना। तो राइट टाइम है, थोड़ा सोचो विचारो कि क्यों नहीं करनी। उस कारण को जितना समझ लोगी खुद, फिर समझा पाओगी, वैलिड होगा, रुक जाओ और 2-4 साल रुक जाओ, बना लो मूड, इतना तो चलने लगा अब। नेक्स्ट, दी मेरी बहन का इंगेजमेंट हो गया है, वो मेरे देवर से लव करती थी, मेरे देवर का उस टाइम जॉब नहीं था, तो मेरा देवर भी कुछ नहीं बोलता था। अब मेरे देवर का जॉब हो गया, तो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी का डेट भी नवंबर में रखा गया है, तो क्या करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कुछ सजेशन दीजिए। मतलब इंगेजमेंट किसी और से हुई है, मतलब लव देवर से करती थी, अब देवर की नौकरी लग गई, तो दोनों का लव अब दोबारा खड़ा हो गया है कि भाई हमें तो लव है, हम शादी करेंगे, यही बात है या मैं गलत समझ रही हूँ। बात कर लो मैके वालों से, वो या आपकी बहन खुद बात करे ना, आप मत पढ़ना बीच में, एक केस हो चुका है इस तरीके का। आपकी बहन ही बात कर ले कि भाई मैं जिससे लव करती थी उसकी पहले नौकरी नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर रही थी, अब उसकी नौकरी लग गई और अब मैं करूँगी। क्योंकि देखो अभी जो ये हुआ है ना राजा रघुवंशी का, मैंने आज ही उसकी मतलब पता नहीं क्यों मैं देखती चली गई, 1.5-2 वीडियो मैंने उसकी देख ली लड़के की। भैया जब किसी और से लव वव हो रहा हो ना, किसी गरीब आदमी की, अमीर आदमी की, भले वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसकी लाइफ मत स्पॉइल करो। तो इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई है। अगर है ऐसा तो अभी बात ख़त्म करके जिससे लव करते हो उससे कर लो, बात कर लो, वो लड़की खुद कर ले अपने माँ बाप से, आपके पास बात आए, आप न्यूट्रल हो जाना कि ठीक है जैसा सही समझो कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है जी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा इन दोनों का आपस में है ना, तो मैं सलाह नहीं दूँगी फिर किसी तीसरे लड़के की ज़िंदगी ख़राब करो आप, ठीक। तो यहाँ पर मैंने शायद 2 छोड़े हैं, 2 या 3 छोड़े हैं जो बहुत लंबे थे, हो गए सारे क्वेश्चन ख़त्म। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, उससे पहले जाओगे, लेकिन ये वाला एपिसोड समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को, इस वाले को सब्सक्राइब कर लेना, और लिव लाइफ ईजी वाले चैनल पर अगर अभी तक नहीं आए हो वहाँ आ जाना, शॉपिंग चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया सूट या और भी बहुत सारी चीज़ें घर की सजने संवरने की वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ। साथ ही जुड़ जाना इंस्टाग्राम पे, कई बार कुछ बातें यहाँ नहीं हो पाती और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज के थ्रू हो सकती है, या फिर आपको मुझे कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह भेजनी हो तो भी, ठीक है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी और बाकी दोनों चैनल्स के भी, तो सब जगह मैं आपको मिल जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।